प्रॉपर सोशल फिल्म में जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर मुसलमान हैं। हमारी जो सरकारी जो भाषा थी वो उर्दू थी। जब अमिताभ बच्चन का दौर आया तो वो विजय बन गया, शाहरुख वाला दौर आया, जब राहुल वाला दौर आया है वो लवर बॉय वाला दौर आ गया। हेलो, सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जुनैद मेमन आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ आज डॉलीवुड रिपोर्टर के उस रुके हुए एपिसोड पे जिसका मैं वादा करके गया था करीब 10-12 दिन पहले कि हम रिसर्च करके वापस आएंगे जल्दी और आपसे मुखातिब होंगे। पर अनफॉर्चुनेटली मैं 30 सितंबर था, टैक्सेस के जो क्लोजिंग होती है कंपनियों की उसमें ज़्यादा बिजी रहा और रिसर्च करने का वक्त ही नहीं मिल पाया था कि हम उस पर बात कर सकें। और आज कच्चा पक्का रिसर्च है, लेकिन जो आइडिया था आप लोगों को बताने का कि जो सिनेमा है समाज का आईना है और वो कैसे अलग अलग समय पे बदलता रहा है, हर दशक में बदलता रहा है। तो इस वक्त जो हम दशक आपके लिए लेकर आ रहे हैं वो 40 और 50 के बीच का दशक है, मतलब आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद। हालांकि जब हम रिसर्च कर रहे थे तो मेरे को लगा था कि शायद आज़ादी के पहले और बाद में सिनेमा में बहुत बड़ा अचानक बदलाव नज़र आएगा, लेकिन शायद वो 2-3 साल का ही वक्त था, 47 से 50 के बीच में। और कहीं ना कहीं अभी भी हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस जो था हमारी सोच में, हमारे काम करने में, अंग्रेज़ी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया था उस दौर में, पूरे दौर के बीच में, जो मुझे लगा था कि शायद इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत बदलाव आएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की थी, जो शायद मैंने पहले कभी नहीं सोचा था इस बारे में, कि क्योंकि उस वक्त जब हम अनडिवाइडेड इंडिया थे और उस वक्त शायद हिंदू मुसलमान की पॉपुलेशन का जो रेशो था पूरी कंट्री में वो 35 वर्सेस 65 या 40 वर्सेस 60 का रहा होगा। मैं अंदाज से बता रहा हूँ, ये मैं किसी कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि ये सही है गलत, पर ऑलमोस्ट ऐसा ही कोई रेशो रहा होगा। उसकी वजह से हमारी सिनेमा में के कैरेक्टर्स का इन्फ्लुएंस जो था उसमें कहीं ना कहीं इस्लामिक कैरेक्टर बहुत नज़र आते थे। इनफैक्ट मैंने कुछ एक फिल्में जो लिस्ट पे मेरे पास आई देखने के लिए, उसमें बड़ा इत्तेफाक था कि प्रॉपर सोशल फिल्म में जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर मुसलमान हैं और उनकी शादियाँ, उनके घर, उनके परिवार और सोशल कहानियाँ जो होती हैं, जैसे नॉर्मल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहानियाँ बनती हैं, हम कभी ये नहीं देखते कि हमारे कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है इन जनरल, बिकॉज वी लिव इन टेक्निकली अ हिंदू कल्चर। तो जब हिंदू कल्चर में रहते हैं तो हमारे लिए वो कल्चर हमारा नॉर्मल कल्चर का हिस्सा हो जाता है, तो हम कभी उसको हाईलाइट करके नहीं देखते। पर उस टाइम पे शायद वो मिक्स कल्चर का हिस्सा था, इसलिए सडनली मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि वहाँ बहुत सारी ऐसी कुछ कहानियाँ थी, फिल्में थी, जिसमें हीरो हीरोइन, पूरा ख़ानदान, पूरा का पूरा जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें आपको इस्लामिक कैरेक्टर नज़र आए। जो मुझे याद है डिवाइडेड इंडिया में 82 के बाद मुझे ऐसी एक भी फिल्म नज़र नहीं आई। निकाह वॉज द ओनली फिल्म विच आई रिमेंबर। आप लोग चाहें तो अपने कमेंट पे लिख सकते हैं अगर कोई फिल्म मैं भूल रहा हूँ तो। मैं शाहिद जैसी फिल्मों को इस्लामिक फिल्म नहीं कहूँगा, बिकॉज उससे वो एक सिर्फ कैरेक्टर था जो एक वकील था, और उस तरह की 2-4 फिल्में और बनी हैं। मैं सोशली फैमिली ड्रामा की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरा का पूरा जो एक रीति रिवाज है और बाकी की जो रिवायतें होती हैं एक परिवार की, उस रिवायतों के हिसाब से जो फिल्में बनी हो। मुझे B.R. चोपड़ा की निकाह ही शायद आखिरी फिल्म याद आ रही है जो 1982 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मुझे और कोई फिल्म उस किस्म की याद नहीं आती है। सो मैं बोल रहा हूँ कल्चर का जो हिस्से की हम जब बात कर रहे हैं, तो जिस किस्म के फिल्मों का फ्लो था 40s और 50s के बीच में, उसमें एक ये चीज़ मेरे ऑब्जर्वेशन में थी जो अब नहीं हो रही है, और 20-30 साल तक रहा होगा उसका असर, बिकॉज तब तक हम फिर भी पूरी डिवाइड होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं साथ ही थे। अब जाके जो स्ट्रक्चरिंग बहुत क्लियर होने लगी है। दूसरा, उर्दू का प्रभाव डेफिनेटली हमारी भाषा में था, हमारी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में उर्दू का प्रभाव बहुत होता, और जो अभी भी है। लेकिन उर्दू का प्रभाव उस वक्त होने के पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारी बोलचाल की भाषा में हम बोलते थे। इनफैक्ट हमारी जो सरकारी जो भाषा थी वो उर्दू थी, और अगर पाकिस्तान ने पहले उर्दू को अपना नेशनल लैंग्वेज नहीं बना लिया होता तो हम शायद उर्दू के ख़िलाफ़ इतने नहीं होते जितने आज होते हैं, बिकॉज हमने उस पर एक ठप्पा लगा दिया है कि वो इस्लाम की लैंग्वेज है। हालांकि इस्लाम से उर्दू का कोई लेना देना ही नहीं है। उर्दू जो है हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान की लैंग्वेज है जो यहाँ के लोगों के लिए बनी थी, जिसमें हिंदी का भी मिश्रण है, संस्कृत का भी मिश्रण है, फ़ारसी के कुछ लफ्ज़ों का मिश्रण है, सब मिला के। इनफैक्ट हम बोलचाल की ज़िंदगी में रोज़ सुबह शाम जो बात करते हैं उसमें उर्दू के लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम पानी पीते हैं, हम जल ग्रहण नहीं करते हैं। क्योंकि वो एक अगर आप शब्दावली में देखें तो हम पानी पीते हैं, पानी पीना उर्दू शब्द है, जल ग्रहण करना शायद प्योर हिंदी का शब्द है या संस्कृत का शब्द है।
तो उस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुबह सुबह से शाम हम रास्ते में चलते हैं, या फिर हम हवा का रुख देखते हैं, हम पवन का की तरफ नहीं देखते हैं, हम हवा देखते हैं, मतलब हम हवा की बात करते हैं, पवन की बात नहीं करते, वायु की बात नहीं करते हैं, हम सुबह की बात करते हैं, हम सवेरे की या प्रातःकाल की बात नहीं करते हैं, जो हमारी वोकैबुलरी में है। तो आज भी उर्दू हमारे हिस्सा ही, हमारी बोलचाल का हिस्सा है, वो हमेशा से रहा भी है। लेकिन उस वक्त क्योंकि जिस तरीके का लोगों का बात करने का तरीका था वो फिल्मों में झलकता है। जैसे मोहन जो है बहुत ही कॉमन नाम हुआ करता था, बेटे मोहन। मोहन मतलब मन को मोहने वाला एक कैरेक्टर, जो धीरे धीरे करके जब अमिताभ बच्चन का दौर आया तो वो विजय बन गया, कि जो जीतना चाहता है, जो जब बदलाव के वक्त में वो लड़ना चाहता है, वो जीतना चाहता है, इसलिए उसका नाम विजय होगा। और फिर शायद शाहरुख वाला दौर आया, जब राहुल वाला दौर आया है, वो लवर बॉय वाला दौर आ गया। सो दौर के हिसाब से लोगों के कैरेक्टर की फिल्मों में नाम भी बदलने लगे हैं। सो ये मैं जो कहना चाह रहा था कि कैसे सोसाइटी की का जो आईना है, सोसाइटी हमारे को में जो बदलाव दिखते रहे हैं वो बदलाव हमारे सिनेमा में भी आते रहे हैं। तो 40s और 50s के दौर में जिस किस्म का फिल्म बनी थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ फिल्में आज़ादी से रिलेटेड थी, जिसमें फियरलेस नाडिया की कुछ फिल्में थी जिसमें हम विमेन पावर की और शक्ति की बातें भी करते थे। और उसकी ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि अगेन हमारे पास उस वक्त अंग्रेज़ी इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर में बहुत था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो 60s और 70s तक नज़र आता था हमारे सिनेमा में, वो था हमारे हीरो का कपड़े पहनने का तरीका। हमारा हीरो हमेशा सूट में होता था, चाहे वो कितना भी गरीब हो। वो अगर आप ध्यान करेंगे, मैं आपको हमारे एडिटर्स कुछ विजुअल्स लगा के दिखाएंगे। मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अगर आपको ये याद होगा तो उसी से आप दिमाग लगा सकते हैं कि वो हीरो जो है वो फक्कड़ है, उसके पास पैसे नहीं है। या आपको बहुत सारे फिल्मों में देवानंद भी याद आएंगे, वो हमेशा एक कोट होगा उनका, एक पतलून होगी, बहुत जगह पे टाई पहन रखी है। वो कहीं ना कहीं क्योंकि हम अंग्रेज़ों के साथ उस वक्त रह रहे थे और उनके कल्चर का, उनके कामकाज का, उनके साथ बिज़नेस करने के रिलेशंस में हमारे इन्फ्लुएंस में, हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें उनकी थी। यहाँ तक कि अगर आपको कुछ फिल्मों के आपको सीन दिखेंगे जिसमें धोती पहने हुए बंदे ने भी ऊपर से जैकेट पहन रखा हुआ है, अच्छे से टोपी पहन रखी हुई है। सो एक पहनावा जो था हमारे वहाँ पर उस समय, वो अभी से ज़्यादा मैं कल्चर्ड वर्ड नहीं यूज़ करूँगा बिकॉज फिर हम वही डिबेट में लड़ जाएंगे कि अंग्रेज़ी कल्चर वर्सेस हिंदी कल्चर एंड ऑल दैट। बट हम शौक से पहनते थे बिकॉज शायद हमको मिलने जाने के लिए वो बहुत ज़रूरी था, जो हम आज भी करते हैं। अगर मुझे कांस फिल्म फेस्टिवल में जा रहा हूँ और मुझे अगर वो एक फ़िल्म में प्रीमियर में देखनी है तो मैं टक्सीडो पहन के ही अंदर जा सकता हूँ, उसके बिना मुझे अलाउ नहीं किया जाएगा। या कुछ एक ऐसे क्लब्स हैं जहाँ मुझे जाना है, आज भी हिंदुस्तान में भी वो क्लब हैं जो खास करके आर्मी कैंट में जितने क्लब्स हैं उनमें काफ़ी क्लब्स ऐसे जिसमें आप बगैर जूते के नहीं जा सकते, बगैर डिसेंटली कपड़े पहने हुए नहीं जा सकते, आप टी शर्ट पहन के वहाँ नहीं जा सकते। तो ये कल्चर कहीं ना कहीं वहाँ से अंग्रेज़ों के पास से हमारे पास आया था। और मैं समझता हूँ उसमें कोई बुराई नहीं है, जो जिस कल्चर में आपको कुछ अच्छी चीज़ें हैं उसको हमको अडाप्ट कर लेना चाहिए, उसको हमको रख लेना चाहिए। तो पहनावा जो था हमारे पास थोड़ा ज़्यादा, मैं सभ्य वर्ड वापस नहीं यूज़ करूँगा, लेकिन एक आप किसी से मिलने जाते हो तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, आप थोड़ा सा दिखावा करते हो और एक स्टाइलाइज कपड़ा पहनते हो, जो इस वक्त पूरी दुनिया में धीरे धीरे करके, बिकॉज अंग्रेज़ों का प्रभाव पूरी दुनिया में रहा है, वो कहीं ना कहीं बन गया है कि आपको सूट पहनना चाहिए। वो सूट जो है वो अभी भी हर किसी के उस वक्त के पहनावे में नज़र आता है। दूसरा देखी गई पार्टियाँ, जो पार्टी में कैबरे भी होते थे, जो आज के लिए बड़ा टैबू हो गया था। बीच में एक टाइम ऐसा आया था कि कैबरे वर्ड यूज़ करने में हमें शर्म आती थी, लेकिन वहाँ कैबरे डांस भी होते थे। पार्टीज़ में, क्लब में जा कर के, अगर आपको हेलन डांटी जैसी बहुत सारी एक्ट्रेस उस ज़माने की थी जो डांस भी करती थी। और एक क्लब का जो माहौल होता था, सारे बंदे सूट में हुआ करते थे, एक ग्लास शैम्पेन लेके खड़ा है, बातें हो रही हैं। और उस वक्त की औरतें भी जिस किस्म से उस पार्टीज़ को अटेंड करने के लिए जाती थी, जैसे कपड़े पहने जाते थे, वो सारा कुछ जो है आज के हिसाब से ज़्यादा मॉडर्न था। अगर हम मॉडर्न का परिभाषा वेस्टर्न कल्चर से देखें तो हमारा कल्चर ज़्यादा वेस्टर्नाइज था उस वक्त, और वो सिनेमा में झलकता है। अगर आप फिल्में जब देखना शुरू करेंगे, अगर आप पुरानी फिल्में कुछ उठाएंगे, मैं आपको कुछ जो 10 चुनिंदा फिल्में हैं उस वक्त की, हिंदी में और तमिल तेलुगु में से भी 1-2 फिल्में निकाल करके मैं आपको उनके नाम यहाँ पर लिस्ट में डाल देंगे। आप अगर वो फिल्म देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सडनली आपको इस्लामिक बैकग्राउंड भी नज़र आएगा, आपको बहुत ज़्यादा मॉडर्न कल्चर भी नज़र आएगा, और गरीबी से जूझ रहा हमारा हीरो वो सूट में भी नज़र आएगा। उसमें बिल्कुल कोई दो मत नहीं है कि हम भाई गरीबी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सूट तो होगा हमारे पास, वो हमारी पहचान है, या फिर वो हमारे सभ्य होने की निशानी थी।
सो ये था हमारा कल्चरल इन्फ्लुएंस। दूसरा था कुछ फिल्में थी जिसमें मुझे आज़ादी की लड़ाई की बातें निकली, लेकिन वो डेफिनेटली रिलीज़ आज़ादी की बाद की फिल्में हैं, जिसमें शहीद जैसी फिल्म है और दिलीप कुमार साहब की कौन सी फिल्म मैं भूल रहा हूँ, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, मैं अपने एडिटर वहाँ ऐड कर देंगे इस फिल्म का नाम। उस किस्म की फिल्में भी हमारे पास नज़र आई, लेकिन डेफिनेटली सोशल ड्रामा ज़्यादा था और उन सोशल ड्रामा के अंदर मैक्सिमम फिल्मों की कहानियाँ जो थी वो कहीं ना कहीं परिवार को जोड़ने के आसपास की कहानियाँ थी, जिसमें परिवार के अंदर की समस्याओं की कहानी और सडनली जनरेशन के बदलाव की कहानी। पर जनरेशन की बदलाव की कहानी को जो जिस तरीके से आज हम टैकल करते हैं, आज जब हम जब 2020 के बाद की कहानियाँ या 2010 के बाद की कहानियों को जैसे टैकल करते हैं, उसमें और उसमें बहुत फ़र्क था। उसमें एक आंखों की शर्म जो थी कि अगर पिताजी को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा, या मैं अपनी माँ से आंख मिला के कैसे बात कर सकूँगा, या अपने पिताजी के सामने आंख मिला के कैसे बात कर सकूँगा। उस किस्म का जो वो फियर था एक, और अधेड़ उम्र के हीरो दिखते थे उस वक्त के हमारे यहाँ। अभी के हिसाब से देखें तो 30-35 साल की उम्र का दिखने वाला हीरो जब अपने बाप से डर करके वो आंखें नहीं मिला पा रहा है या उससे शर्मा रहा है, या उस किस्म के जो हाव भाव होते थे वो हम आज के ज़माने के सिनेमा में नहीं देख सकते। वही बदलाव का एक सबसे बड़ा जो मेरा जो हमारा थीम है सिनेमा का, कि समाज का आईना है हमारी सिनेमा। तो समाज में जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, जिस किस्म से हम सोचते हैं, जिस किस्म की बातें हम करते हैं, जिस किस्म का हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, उस सब का रेफरेंस आपको सिनेमा में नज़र आएगा। जैसे कोविड जैसी के ऊपर जो फिल्में हैं, आने वाले कुछ सालों में आपको कोविड से रिलेटेड बहुत सारी फिल्में बनेंगी कि कोविड के वक्त लॉकडाउन में ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बिकॉज वो आज का सच है हमारा, कि आज हम उस सच को जी करके निकले हैं बाहर। तो उससे उसके आसपास की और उससे मिलती जुलती फिल्में हमको नज़र आएंगी हमारे सिस्टम में। सो वही जो इसका मुद्दा था। तो 40 और 50 के बीच के दशक की फिल्में ऐसा, बिकॉज वो एक बड़ा विचित्र समय था, वो एक इंडिपेंडेंस का मूवमेंट चल रहा था उस वक्त, और हम देश दो अलग हो रहे थे और बहुत सारी उस वक्त समस्याएं रही थी। तो उन फिल्मों का जो चित्रण है या उस किस्म की कहानियों का जो बात है, वो आपको उसके अगले साल में आपको 50s और 60s के दशक में बहुत सारी मिलेगी, जिसके बारे में आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज का एपिसोड मैं यही समाप्त करता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं तो बोलता रहूँगा 2 घंटे और इस पर एक्सटेम्पोर बोल सकता हूँ वो, क्योंकि आपका प्यार सिनेमा है, आप सिनेमा को जीते हैं सुबह से शाम तक, और सिनेमा के बारे में बातें करते हुए कभी नहीं थकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं और उनके पास कोई भी इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जो हमारे इस कहानी के आसपास या हमारे इस थॉट के आसपास हो, उसके बारे में ज़रूर बताएं। बिकॉज बहुत बात ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं हर चीज़ रिसर्च कर पाऊँ ये संभव ही नहीं है, या हमारी पूरी टीम हर चीज़ को रिसर्च कर पाए। कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके पास होंगे, या आप कोई और इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखना या दिखाना चाहते हैं, आप कुछ आके बोलना चाहते हैं हमारे चैनल पे, ये स्वागत है सबका। बिकॉज हम यहाँ चाहते हैं कि सिनेमा की जो कहानी है, सिनेमा की बातें हैं, वो लोगों तक पहुँचे, और सिनेमा को हमेशा हम सबकी माँ बनी रहे। बिकॉज सिनेमा मेरी माँ है, मैं तो ये कहता हूँ, मेरी माँ के बाद अगर कोई मेरी माँ है तो सिनेमा है, उसके बिना रहना संभव नहीं है। बहुत जल्दी मेरी नई कुछ फिल्मों की प्लानिंग जो चल रही है देखने मिलेगी, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। इस समय उस पर कोई बात नहीं करेंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम ऑन डॉलीवुड रिपोर्टर। प्रोग्राम का नाम है मिरर ऑफ सोसाइटी सिनेमा। मूवीज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी। सिनेमा जो है वो समाज का आईना है, और ये हम जानते ज़रूर हैं, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको दशकों के थ्रू उस पर लेके जाना चाहता हूँ कि कैसे हमारा सिनेमा बदलता रहा है हर दशक में, और किस किस्म की कहानियाँ उसमें दिखती रही हैं। धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।